तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश वन शॉट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और चैप्टर्स फुल एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो हम इस पढ़ने वाली जो ये हमारी दो बुक हैं इंग्लिश की एनसीईआरटी में, उसमें सेकंड वाली बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसके सारे चैप्टर्स की हम एनालिसिस करेंगे। इसको पढ़ने के बाद ना एक्चुअल में ये होगा कि आपके थॉट्स एक्सपेंड हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा आप थॉट कर पाओगे, चैप्टर को सोच पाओगे और जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इस जो चैप्टर में है वो हम वेरियस टाइप्स मतलब एनालिसिस करेंगे चैप्टर का कि थीम क्या है, किस चीज़ पे ये बेस्ड है चैप्टर, और क्या कहते हैं इसकी कैरेक्टर्स कैसे हैं, मतलब अच्छे हैं या ख़राब हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ है, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कि कैसे क्या मैसेज है इस स्टोरी का या मॉरल क्या है। कई बार जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना वो इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और जब तक हमें स्टोरी का सेंस और थीम क्या चीज़ दर्शाती है, स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है, वो नहीं पता होता है ना, हम एक अच्छी क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारे आंसर्स आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक क्रिएटिव राइटिंग की डिमांड करते हैं। सो आज हम इसको पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आपका एज इट इज़ मिल जाएंगी अगर आपको वो लर्न होती हैं, या आप उसको पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आप एज इट इज़ वो लाइन उठाकर अगर अपने आंसर्स में डालते हो तो आपके आंसर्स जो है ना वो काफ़ी इफेक्टिव बन जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम अपना जो है यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो पहली जो हमारी जो स्टोरी थी वो थी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी में होता क्या है, तो स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही ह्यूमरसली डिपिक्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पैम्परिंग, कि क्या ओवर पैम्परिंग, किसी का ज़्यादा दुलार क्या रिजल्ट देता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हंसी में या मजाक में समझाते हैं। ट्रिकी फैट एंड स्पॉइल्ड डॉग, ट्रिकी बहुत ही मोटा और एकदम बर्बाद सा डॉग है, और ये इंडल्ज है एक्सेसिवली, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है दुलार की जा रही है, इसको ज़्यादा प्यार दर्श दिखाया जा रहा है। किसके द्वारा, एक्सेसिवली बाय हिज ओनर। ओनर कौन है, इनकी मालकिन कौन है, मिसेस पम्फ्रे हैं। लीडिंग टू हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, तो इनकी जो गिरती हुई हेल्थ है, डिटीरियोरेटिंग मतलब क्या होती है, गिरती हुई हेल्थ है, उसकी जिम्मेदारी यही होती है। सीइंग ट्रिकीज वर्सनिंग कंडीशन, जो ट्रिकीज की एकदम वर्स कंडीशन है, दिन ब दिन खराब कंडीशन होती जा रही है। वेटेरिनेरियन, ये कौन है, मिसेस हैरियट हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं। टेक्स हिम टू हिज क्लिनिक फॉर केयर, तो उसको लेके जाते हैं अपने क्लिनिक में उसकी देखभाल के लिए। अवे फ्रॉम ओवर इंटेलिजेंस, ताकि जो ओवर इंटेलिजेंस है, जो इनकी मालकिन इनके ऊपर ज़्यादा प्यार लुटा रही है, उससे इनको दूर रख सके। ट्रिकी थ्राइव्स ऑन, और ट्रिकी फिर किस पे रहता है, एक सिंपल रूटीन फॉलो करता है जो डॉग्स की लाइफ का होता है, उसको फॉलो करता है। एंड नॉर्मल फूड, और नॉर्मल खाना खाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। द चैप्टर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्नेशन एंड सेंसिबल केयर, तो ये हाईलाइट करता है चैप्टर, किसको हाईलाइट करता है, तो कैसे जो हमारी मॉडरेशन है, जो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, न ज़्यादा न कम, जो ये है मॉडरेट रहे। एंड सेंसिबल केयर, एक अच्छी खासी जो देखभाल है, और एम्फेसाइज करते हैं इस चीज़ पे, कि इस चीज़ पर जोर डालते हैं कि कैसे जो एक्सप्रेस्ड है ना, जो लव है उसको जताने का तरीका अगर अनवाइजली हो तो वो हार्म ज़्यादा करता है, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा वो क्या करता है, नुकसान कर देता है। इट ऑल्सो ह्यूमरसली शोकेजेस मिसेस पम्फ्रेज ओवर द टॉप अफेक्शन, जो मिसेस पम्फ्रे का हद से ज़्यादा वाला ओवर द टॉप वाला अफेक्शन होता है, प्यार होता है उनके डॉग के लिए, वो भी ये दिखाता है। ठीक है, थीम आपको याद होगा तो जो ये मिसेस पम्फ्रे हैं, इनका ट्रिकी के लिए डे का बेड अलग और इवनिंग का बेड अलग, बाउल्स अलग, बहुत सारी चीज़ें एकदम अलग अलग करके ये रखते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट की हैं और बहुत ही ह्यूमरसली तरीके से इन्होंने दर्शाया है। किसने, जेम्स हैरियट जी ने। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ द स्टोरी, किस पे थीम्स क्या क्या है स्टोरी की, ओवर इंडल्जेंस वर्सेस प्रैक्टिकल लव, कैसे जो ये ज़्यादा लगाव था इनका, एंड द प्रैक्टिकल लव, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक साइड में तो दिखाया मिसेस पम्फ्रे का जो एक्सेसिव पैम्परिंग थी, हद से ज़्यादा दुलार था, तो कैसे वो चीज़ें ना ज़्यादा नुकसान कर रही थी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। वहीं पर हम देखें तो मिसेस हैरियट थे जिनकी प्रैक्टिकल केयर, मतलब उन्होंने जो डॉग्स के साथ उसको खेलने दिया, अपना एक सिंपल रूटीन फॉलो करवाया, वो सारी चीज़ें ना उसको ठीक कर दी। ठीक है, तो एक हमारा दो तरीके का लव होता है, एक ओवर इंडल्जेंस होता है हद से ज़्यादा वाला, और एक प्रैक्टिकल लव होता है। हेल्थ एंड मॉडरेशन की बात बताता है ये चैप्टर हमें, जिसमें कहता है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ और जो है हमारी वो स्वास्थ्य, और कैसे हम बहुत ज़्यादा ओवर या बहुत ज़्यादा अंडर चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हमें चीज़ों को मॉडरेट रखना चाहिए।
ठीक है, एक हमारी हद होनी चाहिए, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, जैसे कि अ बैलेंस लाइफ स्टाइल एंड सिंप्लिसिटी। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर किसी चीज़ का एक्सेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, बैलेंस चीज़ें अच्छी होती है, ना कम ना ज़्यादा। सिंप्लिसिटी आर एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अगर फिजिकल और मेंटल वेलबींग चाहिए तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक अच्छी साधारण सी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ेगी। और चैप्टर क्या दिखाता है, तो ह्यूमर और आयरनी दिखाता है। ह्यूमर इस चीज़ में दिखाता है कि कैसे उनका एक्सेजरेटेड लव था किसके लिए, ट्रिकी के लिए, हद से ज़्यादा जो प्यार था वो, जैसे उसको वो बॉर्नवीटा देती थी और खाने के लिए वाइन्स भेजा करती थी और एग्स भेजा करती थी। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही एक्सेस हो गई ना, और इसको पढ़ के काफ़ी हंसी आती है। जब हम चैप्टर पढ़ते तो वाकई हमें एक्सेस आती है, और बहुत सारे लोग तो डिमांड करते हैं कि काश उनकी भी लाइफ ट्रिकी जैसी होती। तो ये ऐड करता है ह्यूमर को। वाइल हर इनएबिलिटी टू सी द हार्म इन हर एक्शन इज आयरॉनिक। लेकिन उनकी जो असमर्थता होती है देख पाने में, इनएबिलिटी है मतलब असमर्थता होती है कि कितना नुकसान हो रहा है उनके जो एक्शंस हैं, जो वो काम कर रही हैं। तो ये एक आयरॉनिक है, मतलब एक विडंबना है कि वो देख नहीं पा रही कि उनका जो प्यार है वो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है उनके सबसे प्यारे डॉग के लिए। कैरेक्टर स्केच की बात कर लें, कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो मिस्टर हैरिट बहुत ही काइंड और केयरिंग इंसान है, इसीलिए वो एक डॉग को, क्योंकि वो वेट है, वेट मतलब क्या होता है, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो वो सच में चाहते हैं कि ट्रिकी की जो हेल्थ है ना वो सुधर जाए, तो इसीलिए उसको वो लेके जाते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के इंसान होते हैं और जल्दी से पहचान जाते हैं कि जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि जो ट्रिकी की इलनेस है ना वो ओवर फीडिंग है, ज़्यादा खिलाने की वजह से हुई है। ह्यूमरस एंड क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा हंसी वाले मजाक वाले इंसान हैं और बहुत ज़्यादा चालाक भी हैं। तो बहुत ही टैक्टफुली तरीके से मिसेस पम्फ्रे को के ऑब्सेसिव बिहेवियर को समझ जाते हैं और उनको मतलब जैसे ही जानते हैं कि ऑब्सेसिव है, जब तक इनके पास रहेगा तब तक इसको ओवर फीड ही करती रहेंगी, तो वो उसको ले जाते हैं 15 दिन के लिए अपने साथ में। वहाँ पे ले जाके भी वो मना नहीं करते हैं चीज़ों को कि जो वाइन्स है, फूड्स है, आप क्यों भेज रहे हो, बल्कि उसको कंज्यूम कर लेते हैं अपने जो भी कलीग्स होते हैं उनके साथ में। तो इसलिए काफ़ी क्लेवर भी होते हैं और ह्यूमरस भी होते हैं, जिस तरीके जितनी भी वो चीज़ें देखती हैं वो उसको सारा कंज्यूम कर जाते हैं। मिसेस पम्फ्रे हैं तो लविंग है बट ओवर इंटेलिजेंट है, पहले तो बहुत प्यार करने वाली हैं लेकिन ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ज़्यादा समाहित हो जाती हैं। शी शावर्स ट्रिकी विद फूड एंड केयर टू अ हार्मफुल एक्सटेंट, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्यार बरसा देती हैं फूड और केयर के साथ में कि बेचारा एकदम नुकसान वाले एंडिंग पे पहुंच जाता है। इमोशनल एंड एग्जैजरेटिव, ठीक, बहुत ज़्यादा अत्यधिक इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, इमोशनल है। इमोशनल क्या है, ये मतलब एकदम सूंड हो जाती हैं जब बेचारा बेहोश होने की कगार पे आ जाती हैं, जब बेचारा ट्रिकी जा रहा होता है तो, और जब वो उसके पास लेने आती हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लगते हैं। नैव बहुत ही मासूम होती हैं और इनको नहीं पता होता है कि कैसे जो उनकी पैम्परिंग है, जो उनका दुलार है, वो ट्रिकी को अनहेल्दी बना रहा है। ठीक है, ट्रिकी है, पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड है, एकदम बर्बाद कुत्ता है, यानी ज़्यादा दुल रहता है। अ स्मॉल ओवर फेड डॉग जो कि बिकम्स लेथार्जिक एंड अनवेल, एकदम से लेथार्जिक हो जाता है, आलसी हो जाता है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एडाप्टेबल है, मतलब चीज़ों को जल्दी अपना लेता है, जैसे कि मिसेस पम्फ्रे की लाइफ स्टाइल थी तो उसको अपना रहा था, बढ़िया बैठ के खा रहा था चीज़ों को, बॉम्बीटा वगैरह पी रहा था, हॉर्लिक्स पी रहा था, इवनिंग नाइट सबके भोजन कर रहा था, बस खा ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाता है, जेम्स हैरिट के पास में आता है, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जल्दी ही अपना लेता है। चार्मिंग एंड लवेबल, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और लवेबल होता है। जैसे ही उसकी लास्ट वाली एंट्री होती है, कैसे वो आता है डॉग्स के बीच में, डॉग्स उसको खेलते रहते हैं, तो चार्मिंग होता है और लवेबल भी काफ़ी प्यारा होता है। तो उसको जितनी भी उसकी रिकवरी होती है उससे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या है, स्टोरी लिखी गई इसलिए, हमने पढ़ी किस लिए, तो एक्सेसिव लव एंड केयर कैन बी हार्मफुल। तो जो हद से ज़्यादा प्यार होता है ना वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वो लोग हों चाहे वो पालतू हों, तो दोनों के लिए अगर हद से ज़्यादा प्यार होता है तो नुकसानदायक होता है। अ बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू केयरिंग फॉर अदर्स लीड टू बेटर रिजल्ट, तो हमें कैसा प्यार करना चाहिए, प्यार जताना चाहिए, एक बैलेंस्ड है ना, ज़्यादा बहुत हद से ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, जो कि प्रयोगात्मक अप्रोच होना चाहिए, जिससे हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स पर ला सकते हैं। तो यहीं पर हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी है एसेंस ऑफ द स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के थ्रू। और स्टोरी किसकी किनारे चारों तरफ घूमती है, तो एक 15 साल का थीफ होता है, जिस एक ट्रस्टिंग मैन जो कि काफ़ी विश्वसनीय आदमी होता है, अनिल, उसको
लूटने की प्लानिंग कर रहा होता है। द थीफ इज़ क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है, चतुर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बट अंडर गोज अ मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बहुत ही बड़ा इसके अंदर नैतिक बदलाव होता है जब वो अनुभव करता है कि जो अनिल का ट्रस्ट है और काइंडनेस है, जब उसको जब भी ट्रस्ट और काइंडनेस अनिल की फील होती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो चोर से एक अच्छा इंसान बन जाता है। डिस्पाइट स्टीलिंग मनी मतलब पैसे चुराने की जगह ही अल्टीमेटली रिटर्न्स इट, रियलाइजिंग, और ये जल्दी ही मतलब पैसे चुरा के भागने की जगह उसको वापस कर देता है और महसूस करता है कि जो कीमत है किसकी, ट्रस्ट की और एक बेटर लाइफ की कीमत ज़्यादा है पैसों से। तो जल्दी रियलाइज़ कर लेता है और वापस आ जाता है। थीम क्या है चैप्टर की, क्या क्या बताना चाहते हैं, थीम में क्या क्या दिखा रहा है। तो ट्रस्ट एंड काइंडनेस है पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है, घूम रहा है। तो ट्रस्ट और काइंडनेस के ऊपर, कैसे जो अनिल का फेद है वो कैसे उसको बदल देता है, कैसे शोइंग हाउ ट्रस्ट कैन लीड टू पॉजिटिव चेंज। और ये दिखाता है पूरा चैप्टर की कैसे एक जो ट्रस्ट है ना वो पूरा का पूरा किसी को भी बदल सकता है। मॉरल रिडेम्पशन क्या होता है, पश्चाताप, कैसे एक नैतिक पश्चाताप करता है। तो थीफ लर्न्स द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, वो समझ जाता है कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है और फिर डिसाइड करता है कि वो अब एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, वो चोरों वाली ज़िंदगी नहीं जिएगा। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप में दिखाते हैं कि ये अनिल और क्या कहते हैं हरी सिंह, जो कि थीफ अपना नाम बताता है, एक्चुअल में उसका कोई नाम नहीं होता लेकिन वो हरी उसको नाम बताता है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है लेकिन एक ट्रस्ट का बॉन्ड हो जाता है और दैट इज़ अ ह्यूमन रिलेशनशिप रिकॉर्ड। तो बेस्ड ऑन ट्रस्ट होता है अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शंस की, कैसे बिना किसी रिश्ते के इन दोनों के बीच में ये एक रिश्ता जुड़ जाता है, ट्रस्ट का, फेथ का, काइंडनेस का। कैरेक्टर स्केच, तो जो थीफ होता है, जो हरी सिंह होता है, वो क्लेवर होता है और ऑब्जर्वेंट होता है, बहुत ही जल्दी चीज़ों को देखता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है और चालू भी होता है। स्किल्ड एट स्टीलिंग एंड रीडिंग पीपल, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होता है, कैसे चुरानी है चीज़ों को, स्टील करना है, और लोगों को पढ़ लेता है। तभी इतनी भीड़ में वो अनिल के ऊपर क्या करता है, जाता है और वहाँ पर उससे बात करता है। कन्फ्लिक्टेड, बहुत ही चीज़ें विपरीत दिखाई देती हैं, जैसे कि एक थीफ है, ये चुराने की जो आदत होती है ना उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब हाँ, ये जो हरी होता है ना इसको क्लेप्टोमेनिया होता है, चुराने की आदत। जो चोर होता है ना उसका ऐसे हाथ चलता रहता है कि कुछ तो चुराना है, कुछ तो चुराना है। तो ही इज़ मूव्ड बाय अनिल्स काइंडनेस, लेकिन फिर भी वो क्या करता है ना कि अनिल की जो काइंडनेस होती है, दया होती है, उसको पूरी तरीके से हिला देती है, बदल देती है, कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव। तो हमें चैप्टर में बदलाव देखने को मिलता है कि कैसे जो पर्सनल ग्रोथ है उसको भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो पढ़ना लिखना सीख रहा होता है। डिसाइडिंग टू लीव बिहाइंड हिज डिसऑनेस्ट वेज, तो अब चाहता है कि जो उसकी डिसऑनेस्ट तरीके हैं, बेईमानी के तरीके हैं, उसको पीछे छोड़ दें और आगे बढ़े। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ को वो देता है इम्पोर्टेंस। अनिल कैसा इंसान होता है, तो अनिल ट्रस्टिंग एंड काइंड हार्टेड, तो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है और एकदम दयालु हृदय का होता है। एक थीफ को अपने घर में काम करने के लिए दे देता है, जबकि वो उसका बैकग्राउंड, डिस्पाइट बावजूद कि वो उसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि वो कैसा इंसान है। जेनरस, बहुत ही ज़्यादा दयालु है। शेयर्स इज मनी एंड नॉलेज फ्रीली, तो वो अपने मनी को बहुत ही तरीके से उसको दे देता था, जैसे जो भी मनी मिलता था उसको, तो वो उसमें एक आध पैसे बचते भी थे तो वापस नहीं मांगता था, वो उसको बचा लेता था हरी सिंह। और उसने नॉलेज, उसको पढ़ाई लिखाई भी पूरी की पूरी सिखा दी थी। ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा आशावादी था, उसको पता था कि जो पीपल है ना उनको सेकंड चांस, हमेशा दोबारा चांस देना चाहिए, क्योंकि उसको लास्ट में पता चल गया था कि जो हरी सिंह है वो उसके पैसे चुरा के भाग रहा था, लेकिन वो वापस आया तो उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, विच हेल्प्स ट्रांसफॉर्म द थीफ। और ये इतना बड़ा जो चीज़ था ना उसको देख के जो हरी सिंह है वो पूरी तरीके से बदल गया था। मैसेज है क्यों हमने स्टोरी पढ़ी, काइंडनेस, ट्रस्ट एंड जेनरॉसिटी, अगर ये चीज़ें हैं ना तो ये किसी को भी बदलने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं, तेज कर सकती हैं। इवन इन दोज सीम अनडिज़र्विंग, अगर वो अनडिज़र्विंग इंसान है लगता है तो भी वो क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें ना उसको चेंज, बदलने में मदद कर सकती हैं। पीपल कैन ट्रांसफॉर्म व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, पीपल बदल सकते हैं अगर उन्हें एक अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए और उनके ऊपर फेथ रखा जाए कि उनके अंदर क्या है, कुछ अच्छा करने का पोटेंशियल है। ठीक है, तो इंसान क्या कर सकता है, उसके ऊपर फेथ रखना होता है, फिर वो बदल जाता है। द मिडनाइट विजिटर, एक हमारी दूसरी स्टोरी है, तीसरी चैप्टर जो है
ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। मिडनाइट विज़डम में एक ये ह्यूमरस है, ये भी हंसी वाली कहानी ही है, जिसमें एक ऑसेबल नाम का रहता है सीक्रेट एजेंट, और हु इज़ अनएक्सपेक्टेडली कन्फ्रंटेड बाय एन इंट्रूडर। तो ये इसका सामना किससे होता है, कन्फ्रंटेड किससे होते हैं? एक इंट्रूडर का घुसपैठिया होता है मैक्स, जो कि कहाँ घुस आता है? उसके होटल रूम में घुस आता है। डिस्पाइट नॉट फिटिंग द स्टीरियोटाइप, एक स्टीरियोटाइप होता है कि हाँ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, तो एक स्टीरियोटाइप में नहीं फिट कर रहा होता है। एक ट्रेडिशनल स्पाई, जो परंपरागत हमारे स्पाई होते हैं, जो जेम्स बॉन्ड की तरह होते हैं, एकदम सूट बूट पहन के एकदम फिट होते हैं, एकदम हाइटेड से होते हैं, तो वैसा एक हमारा स्टीरियोटाइप होता है कि हमारे ट्रेडिशनल स्पाई ऐसे ही होते होंगे। लेकिन भाई साहब, ये जो असेबल होता है, ये बहुत छोटा सा मोटा सा और एक तोन निकले हुआ आदमी होता है, लेकिन ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, विट का इस्तेमाल करता है, और जैसे ही क्विक थिंकिंग, एक जल्दी सोच कर रखने वाला इंसान होता है, तो ये आउट स्मार्ट मैक्स, तो ये मैक्स को ना वहाँ से अल्टीमेटली ट्रैपिंग हिम इन डायर सिचुएशन। तो ये ओवर स्मार्ट है, आउट स्मार्ट मतलब ओवर स्मार्ट जो मैक्स होता है ना, ये अपने ही जाल में फंस जाता है। डायर सिचुएशन, डायर मतलब क्या होती है? गंभीर सिचुएशन, हद से ज़्यादा गंभीर सिचुएशन जिसमें इंसान मरने वाला होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो आपको पता होगा कि स्टोरी पढ़ने के बाद कि वो बताता है, उसको बातों बातों में बताता है कि यहाँ पे एक गैलरी हुआ करती थी और इसके थ्रू ये आ गया है। और मैंने कहा था कि गैलरी वगैरह के लिए नहीं है, फिर ये फाइनली उसको कन्विंस करवाता है कि अब क्या है ना, कि कोई आने वाला है उसमें कमरे में, और ये फाइनली कन्विंस कर लेता है कि कोई तो है जो कि आ रहा है, और वो पुलिस है, और इसको ना मैक्स को क्या करना चाहिए? तो गैलरी में जो है कुछ छुप जाना चाहिए। तो मैक्स वो कहते कि अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया, अब मैं क्या करता हूँ, गैलरी से भाग रहा हूँ और तुम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलो, पुलिस आ रही है। फाइनली वो वहाँ से कूदता तो है, लेकिन वो चला जाता है 6 जो फ्लोर है वहाँ से डायरेक्ट नीचे चला जाता है, और ऑब्वियसली वहाँ से नीचे जाने के बाद सीधा ऊपर चला जाता होगा, तो इसीलिए वो कभी वापस नहीं आता है और अपने ही जाल में बेचारा फंस जाता है। थीम है हमारा, जो थीम है पूरी मतलब स्टोरी में दिखाते क्या है, तो वो है इंटेलिजेंस ओवर अपीयरेंस। कैसे जो इंटेलिजेंस है ना, वो भारी पड़ गई अपीयरेंस पे, क्योंकि जो फॉलोअर है वो सोच के आता है कि कैसा इंसान दिखता है, और जब उसने मैक्स को देखा ना, तो उसको लगा हाँ भाई ये हो सकता है सीक्रेट एजेंट, ये क्या मेरे सामने मोटा सा बैठा हुआ है। तो ऑसेबल सक्सेस लाइज इन हिज इंटेलिजेंस, ऑसेबल की जो सक्सेस थी ना, जो एक सीक्रेट एजेंट था, वो कहाँ थी? उसकी बुद्धिमानी में थी। ठीक है, कैसे वो रिसोर्सफुलनेस थी रादर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, कैसे उसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी ना, उससे ज़्यादा ट्रेडिशनल स्पाई क्वालिटीज़ के अलावा उसके ऊपर क्या था, जो पारंपरिक एक स्पाई मतलब जासूस होता है, तो जो उसके गुण थे ना, उसके ऊपर क्या भारी पड़ा? तो उसकी जो बुद्धिमानी थी। डिसेप्शन एंड स्ट्रैटेजी की बात करें, डिसेप्शन होता है धोखा, ठीक, और स्ट्रैटेजी कि उसने क्या धोखा दिया और कैसे स्ट्रैटेजी बनाई। तो स्टोरीज हाइलाइट्स दिखाता है कि कैसे उसकी जो बुद्धिमानी थी ना, और जल्दी सोचने वाली कैपेसिटी थी, वो एक डेंजरस सिचुएशन को भी क्या कर दिया? बदल दिया उसने, कि अगर अच्छा सोचते हो और जल्दी सोचते हो तो फिर क्या कर सकता है? वो डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन को बदल सकता है। ह्यूमर इन टेंशन, बात करें ह्यूमर, एकदम टेंशन का माहौल चल रहा होता है, एक वो गन पॉइंट करके खड़ा होता है, लेकिन उसमें भी ह्यूमर चल रहा होता है। ठीक है, जब आप तो चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें समझ में आता है कि कैसे वो मजाक करता है। एक बेचारा जो फॉलोअर है, जो कुछ स्टोरी लिखने के लिए आया हुआ था, वो एकदम सोच रहा था कि हाँ भाई अब मुझे तो एक अच्छे खासे सीक्रेट एजेंट से मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन बेचारा जाते ही खुद फंस जाता है। उसको फॉलोअर कहता है, गन पॉइंट सॉरी जो मैक्स होता है उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, तो एकदम टेंशन में होता है वो बेचारा, और उसमें भी जो पॉसिबल है उसको मजाक सूझ रहा होता है, और वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम कैरेक्टर स्केच के बारे में। कैरेक्टर स्केच में ऑसेबल की बात करते हैं। तो ये जो ऑसेबल है, ये क्लेवर एंड रिसोर्सफुल होता है। आउट स्मार्ट्स मैथ्स की जो स्मार्टनेस है उसको बाहर निकाल देता है। यूजिंग फैब्रिकेटेड स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा जालसाजी वाली स्टोरी सुनाता है। अबाउट अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, मतलब एक बालकनी, ऐसी कहानी बनाता है बालकनी की, ऐसी बातें बताता है उस बालकनी के बारे में जो कि वहाँ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, और वहाँ से वो कूदने के लिए उसको एकदम उकसा देता है, इतना ज़्यादा क्लेवर होता है। ठीक है, काम एंड कंपोज्ड, एकदम काम होता है, शांत होता है, और एकदम सीमित इंसान होता है। ऐसा नहीं कि उसको देख के पैनिक करने लगा हो मैक्स को कि अब तो ये गोली एकदम लेके खड़ा हुआ है और ये मार देगा मुझे। मेंटेन्स इज कूल एंड कूल अंडर प्रेशर इवन व्हेन फेस्ड विद डेंजर, जबकि उसके सामने वो गन पॉइंट करके खड़ा होता है तो भी वो एकदम कूल होता है और काम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम इंसान था, अनकन्वेंशनल स्पाई था।
असुविधाजनक जासूस। जैसे अनलाइक टिपिकल स्पाइस, जैसे कि टिपिकल स्पाइस होते हैं, वो ओवरवेट था, मतलब ज़्यादा वेट था उसका, क्लमसी था, एकदम आलसी टाइप का इंसान था, तुरंत ही जाकर चेयर पर बैठ सकता है। बट हिज इंटेलिजेंस सेट हिम अपार्ट, लेकिन जो इसकी बुद्धिमानी थी ना वो इन सबसे उसको दूर रखती थी। तो एक अनकन्वेंशनल स्पाई था, जैसे हम कन्वेंशनल देखते हैं कि हाँ परंपरागत स्पाई है, ये जासूस है तो ये ऐसा होगा, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस थी भाई सब पे हावी थी। मैक्स कैसा इंसान था? तो मैक्स जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, ज़्यादा गुस्से में, फुलिश, मूर्ख भी था। अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट, धमकाने की कोशिश करता है, इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है ऑसेबल को, लेकिन अपनी ही ट्रिक में फंस जाता है बेचारा, अपनी जाल में फंस जाता है और बालकनी से कूद के अपनी जान दे देता है ना। तो ये बेचारा एकदम एग्रेसिव था, बहुत ही उत्तेजित था और बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ भी था, नाइफ था, एकदम बेवकूफ़ टाइप का। लैक्स द कनिंग नेसेसरी फॉर एस्पियोनेज, जासूसी जो होती है उसको एस्पियोनेज कहते हैं, और कनिंग होती है तो चतुरता होती है, ठीक है। तो जो चतुरता होती है इसकी उसमें कमी कर गया, बुद्धिमानी अपनी कमी कर गया, और जो जासूसी होती है और उस अपनी ही डाउनफॉल, अपनी ही मृत्यु का कारण बन गया। फॉलर होता है इसमें एक तीसरा कैरेक्टर जो कि यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड होता है, बिल्कुल भी इसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, एकदम जवान होता है। अ राइटर लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्पाई, तो एक ऐसा राइटर होता है जो कि देख रहा होता है क्या एक्साइटमेंट की, एक स्पाई की लाइफ में कैसे एक्साइटमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर ही लिखना चाहता था। ऑब्जर्वेंट था, चीज़ों को देखता था, समझता था। लर्न्स एन इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस पॉसिबल, तो ये सारी चीज़ें देख के एक इम्पॉर्टेंट लेसन लेता है, ठीक है। जो भी चीज़ें रहती हैं कि कैसे पॉसिबल है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है। मैसेज ऑफ द स्टोरी, मैसेज क्या है स्टोरी में? तो स्टोरी कन्वेज, तो स्टोरी समझाती है कि इंटेलिजेंस कंपोजर आर मोर वैल्यूएबल दैन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जो कंपोजर है, किसका कंपोजर? जो हाँ इंटेलिजेंस का कंपोजर है, कंपोजर होता नहीं है, हाँ, एक वैल्यू होती है, ठीक। हाँ किसका कंपोजर हाई, किसका कंपोजर लो है, तो आर मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ हीरोइज्म, जैसे हम हीरोइज्म का ट्रेडिशनल एक पारंपरिक नोशन देखते हैं है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्विक थिंकिंग कैन हेल्प ओवरकम इवन द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। अगर आप क्विक थिंक करते हो, जल्दी सोचते हो, चीज़ों को क्विक रिप्लाई करते हो, तो वो क्या है ना कि वो बड़ी सी बड़ी सिचुएशन को आप ओवरकम कर लोगे, उसके आगे बढ़ जाओगे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का सवाल। अ सेंस ऑफ अ स्टोरी रिटन बाय विक्टर कैनिंग, लिखा किसने? विक्टर कैनिंग ने लिखा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो रिवॉल्व्स अराउंड द हॉरेस डैनबी, अ 50 ईयर ओल्ड लॉक मेकर। ये हॉरेस डैनबी कौन है? एक 50 साल के बूढ़े लॉक मेकर हैं, ताला बनाने का काम करते हैं और पार्ट टाइम में क्या करते हैं तो चोरी करते हैं। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन स्टीलिंग ओनली वंस अ ईयर, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करते हैं, ताकि ये जो अपनी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है ना, आरामजनक लाइफ स्टाइल है, उसको बना सकें, मेंटेन कर सके। हाउएवर ड्यूरिंग अ प्लान्ड रॉबरी, लेकिन जब वो एक प्लान्ड रॉबरी कर रहे होते हैं, ही इज़ आउटविटेड बाय अ क्लेवर वुमन, तो इनकी जो बुद्धि है ना इसको कौन हटा देता है, हरा देता है? एक बहुत ही चतुर सी औरत होती है, वो हटा देती हैं। हु प्रिटेंड्स, जो कि क्या करती है ना, दिखावा करती है, प्रिटेंड करती है, टू बी द ओनर ऑफ द हाउस एंड ट्रिक हिम टू इनटू ओपनिंग द सेफ, और दिखावा करती है कि क्या है, वो ओनर है हाउस की, और उसको ऐसे ट्रिक करती है, ऐसे धोखा देती है, उसको ऐसे फंसाती है कि अब तुम सेफ को क्या कर दो, ओपन कर दो, क्योंकि मैं घर की मालकिन हूँ। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ ट्रस्ट कैन बी इजली मैनिपुलेटेड, और स्टोरी इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती है कि कैसे जो ट्रस्ट है ना उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको भी हाँ एक दूसरे को, वो एक्चुअल में होता क्या है ना स्टोरी में, ये जो औरत होती है ये चोरी करने जाता है किस तरीके से प्लान वैन करके कि यहाँ पे आज कोई नहीं रहने वाला है, तो ये किस तरीके से प्लान करके घर में जाता है, और जैसे ये मतलब इसको एक हे फीवर नाम की बीमारी होती है, और जैसे ये हे फीवर के चलते वहाँ पे एक हाँ फीवर के चलते वहाँ पर छिकता है, तो ये लेडी ऊपर से एक रेड कलर का ग्राउंड बहुत ही तैयार व्यार होकर यहाँ पर आती है चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए क्या, ये वहाँ से तैयार होकर ऊपर आती है स्टेयर से, तो ये आती है और उसके बाद बोलती है कि क्या तुम चोरी कर रहे हो, मैं पुलिस को बता दूंगी, कि वो पहले उसको डराती है, धमकाती है, उसके बाद बोलती है कि कोई बात नहीं है, मेरे जो इसमें गहने हैं ना वो लॉक्स में फंसे हुए हैं, और अगर तुम ताला खोल दोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी और मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। तो ये बेचारे जो ग्लव्स वगैरह है उसको उतार के किस तरीके से, क्योंकि उतार चुकी होते हैं ग्लव्स वगैरह,
उसको लॉक तोड़ते हैं और जब वो लॉक तोड़ के बाहर आते हैं दूसरे दिन उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। और जब ये वापस आते हैं कहते हैं कि मकान की मालकिन ने कहा था ये लॉक तोड़ने के लिए। तो पता चलता है कि जो मकान की मालकिन है वो तो काफ़ी बूढ़ी है एकदम सी, और वो थी ही नहीं। तो पता चलता है कि हाँ इनको धोखा मिल गया है। ठीक है, तो मैनिपुलेटेड मतलब होता है किसी का इन्फ्लुएंस, किसी के प्रभाव में या फिर किसी कंट्रोल्ड में, एक तरीके से प्रभाव में आ जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना, उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेटेड कहते हैं। तो कैसे ट्रस्ट को इजीली मैनिपुलेट कर दिया उस औरत ने, उसको एकदम बिलीव नहीं हुआ कि हाँ भाई ये भी चोर हो सकती है। थीम में पूरी तरह धोखेधड़ी और जालसाजी पे, डिसेप्शन और आयरनी पे, धोखाधड़ी और विडंबना क्या होती है उस धोखाधड़ी में। द स्टोरी इज बिल्ट ऑन आयरनिक ट्विस्ट, एक विडंबना वाला ट्विस्ट आता है। वेयर अ थीफ इज आउट स्मार्टेड बाय अनदर कॉन आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चोर है ना, उसको एक कॉन आर्टिस्ट होती है। अब कॉन आर्टिस्ट आप समझते होंगे कि कौन सी आर्टिस्ट होती हैं, तो ये होते हैं एक्चुअल में जो किसी को ठग कहते हैं ना, उसको ही आप समझ लो कि कौन आर्टिस्ट थी। तो एक बच्चा जो चोर होता है वो ठग से ठगा जाता है, और यही आयरॉनिक ट्विस्ट है। मोरालिटी एंड क्राइम, तो यहाँ पे नैतिकता है और एक जुर्म भी है। इट क्वेश्चंस द एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक होरेस, तो ये एथिक्स की बात करता है कि होरेस बेचारा कितना अच्छा था, एक ही बार चोरी करता था वो भी सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। वो जस्टिफाइड ईयर रॉन्ग डूइंग्स, और जो कि अपनी रॉन्ग डूइंग्स को क्या कर रहा था, जस्टिफाई कर रहा था कि अरे भाई मैंने नहीं किया है। मॉरल इंसान था लेकिन उसने किया ना, क्राइम तो किया। ठीक है, कोई नहीं, आगे हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड बिट्रेयल की, कि कहाँ कौन ट्रस्ट करता है और बिट्रेयल। तो द नैरेटिव एक्सप्लोर्स हाउ ईजिली ट्रस्ट कैन बी ब्रोकन और एक्सप्लॉइटेड। तो नैरेटिव दिखा रहा है, एक्सप्लोर करवा रहा है आपको कि कैसे ईजिली जो है ट्रस्ट है ना वो तोड़ा जा सकता है या फिर उसका शोषण किया जा सकता है। कैरेक्टर स्केच, हॉरेस डैनबाई कैसा इंसान था, तो स्किल्ड था और मैथोडिकल था। अ मेटिकुलस लॉक मेकर, मेटिकुलस मतलब क्या होता है, क्लियर, जो भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं उसको कहते हैं मेटिकुलस। तो मेटिकुलसली उसने लॉक मेकर था, वो ताले बनाने का काम करता था। एंड प्लानर, प्लान भी करता था। जब चोरी अच्छे से आती थी तो उसने सारी चीज़ों को ध्यान रखा था कि घर में कोई नहीं रहता है, और घर में कोई नहीं रहने के बाद जो लॉक है वो कहाँ, मतलब जो लॉकर है वो कहाँ पर है, घर की चाबियां कहाँ पर हैं, टेलीफोन वायर्स कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसने प्लान कर रखी हुई थी। मॉरलिस्टिक थी और बहुत ही नैतिक चोर था। ठीक है, मॉरल के साथ चोरी करता था। स्टील्स ओनली वंस अ ईयर, ऐसा नहीं था कि हमेशा चोरी करता था, सिर्फ एक बार साल में चोरी करता था। एंड अवॉइड्स हर्टिंग एनी वन, और उसमें किसी को वो हर्ट नहीं करना चाहता। मतलब चोरी के टाइम पे अक्सर करके चोर जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। बिलीविंग ही इज़ नॉट इंटायरली इनएथिकल, तो इससे समझ में आता है ना बहुत ही बेचारा एकदम पूरी तरीके से वो अनएथिकल तो नहीं था। नैव एंड गुलेबल, ठीक है, एकदम बेवकूफ़ था और इजीली गुलेबल था, मतलब हो सकता है उसको भी कोई भी घुमा फिरा सकता था, गुलेबल का मतलब। तो यहाँ पर इजीली ट्रिक बाय द वुमेन, तुरंत ही वुमेन की जो धोखे धड़ी में है आ गया। शोइंग हिज लैक ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस डिस्पाइट बीइंग अ थीफ, लेकिन उसका कैसे कि जो उसकी स्ट्रीट स्मार्टनेस थी उसके बावजूद भी, एक चोर के बावजूद होने के बाद भी उसने जो अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस उसको नहीं दिखाया। द वीमेन इन रेड, कौन आर्टिस्ट, जो कौन आर्टिस्ट रहती है, जो ठग रहती है, क्लेवर रहती है, बहुत ही चतुर होती है और मैनिपुलेटिव होती है। कैसे वो उसको अपनी बात को अपने प्रभाव में ले लेती है कि हाँ वही उस घर की मालकिन है, जबकि एक्चुअल में उस घर की मालकिन नहीं होती है। कैसे प्रिटेंड करती है टू बी द ओनर ऑफ, दिखावा करती है कि वो क्या है, ओनर है, उस घर की मालकिन है, और हॉरस को ही ट्रिक कर लेती है, उसको ही धोखा दे देती है इनटू ओपनिंग द सेफ, ताकि वो क्या कर सके, सेफ को खोलने में। कॉन्फिडेंट एंड परसुएसिव, कॉन्फिडेंट भी होती है काफ़ी ज़्यादा, और परसुएसिव मतलब मना लेती है चीज़ों को। यूजेज हर चार्म, जो उसकी ब्यूटीफुल वाली चीज़ें थी, चार्म थी। एंड क्विक थिंकिंग टू डिसीव हॉरेस, तुरंत ही उसने बता दिया कि वो घर की मालकिन है। कोल्ड एंड रथलेस, और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थी और कोल्ड भी थी। लीव्स हॉरेस टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट रिमॉर्स, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी रिमॉर्स, वो हॉरेस को फेस करने के लिए छोड़ देती है। जो भी रिजल्ट निकल के आता है, जो भी उसको पकड़ के ले जाती है, बिना किसी पछतावे के वो उसको बेचारे को अकेले वो सारी चीज़ें फेस करने के लिए छोड़ देती है। मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है, तो द स्टोरी अंडरस्कोर्स दैट इवन द क्लेवरेस्ट पीपल
जो स्टोरी है वो दर्शाती है कि जो क्लेवरेस्ट पीपल है, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो भी कभी ना कभी क्या हो सकता है, जालसाजी में या धोखे का शिकार हो सकता है। इफ़ दे लेट देयर गार्ड डाउन, अगर उन्होंने जो अपना गार्ड है यानी जो अपनी सेफ्टी है उसको गार्ड कर रहे हैं, उसको अगर छोड़ा तो भाई उनको भी धोखा दिया जा सकता है। इट ऑल्सो क्वेश्चंस द मॉरलिटी ऑफ जस्टिफाइड क्राइम्स, तो ये जो जस्टिफाइड क्राइम्स था उसकी मॉरलिटी को क्वेश्चन करता है। सोइंग दैट रॉन्ग डूइंग कैन बी बैक फायर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, जो रॉन्ग डूइंग है, कोई भी अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वो बैक फायर कर सकता है, कभी कभी वो आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है और बहुत ही अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड वे में आपके ऊपर ही जो आपकी रॉन्ग डूइंग है वो भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स पथ चिन्ह बिना पैरों के। एसेंस ऑफ द स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेंस है वो है कि H.G. वेल्स ने स्टोरी लिखी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नरेट्स द एडवेंचर ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन को एडवेंचर के बारे में बताती है कि कैसे उसका जो खतरनाक खेल होता है। अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन होता है, एक साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक, हु डिस्कवर्स अ वे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, तो किसी तरीके से वो अपने आप को इनविजिबल मतलब अदृश्य करने में कामयाब हो जाता है। However, his misuse of his discovery, जिस तरीके से वो गलत इस्तेमाल करता है अपनी इस डिस्कवरी का, तो वो कैओस उत्पात में और ट्रबल परेशानी में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रिफिन यूजेस इनविजिबिलिटी टू कमिट क्राइम्स, जो उसने अपनी इनविजिबिलिटी है, दृश्यता है, उसको क्राइम्स करने के लिए यूज़ किया, सच एज थेफ्ट, जैसे कि चोरी की उसने, किसी को परेशान किया, और स्ट्रगल्स टू लाइफ और नॉर्मल लाइफ एज ही इज़ हंटेड बाय द अथॉरिटीज़। और ये कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे स्ट्रगल करता है एक नॉर्मल लाइफ जीने का, जैसे कि वो अथॉरिटीज़ जो है ना ये सब काम कर तो लेता है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पुलिस होती है, जो फिर होती हैं, वो उसको सही से रहने नहीं देती। हिज लैक ऑफ मॉरलिटी, जो उसकी नैतिकता है उसकी लैक होने की वजह से, कमी होने की वजह से। हिज मिस यूज़ ऑफ साइंस, जो उसने गलत यूज़ किया साइंस का, इस अपने ही उसकी ही डाउनफॉल के लिए वो कारण बन गया। ठीक है, तो थीम साइंस एंड एथिक्स, तो हमें अगर साइंस पता होती है तो उसकी इथिक्स भी पता होनी चाहिए कि हम साइंस का यूज़ किस तरीके से करें। द स्टोरी रेजेज अ क्वेश्चन, तो स्टोरी इस बात पे क्वेश्चन उठाती है कि अबाउट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ साइंटिस्ट, कि जो साइंटिस्ट है ना उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसा खोजना चाहिए जो कि पॉजिटिव इफेक्ट्स आए उसका, और अगर वो चीज़ें बना रहे हैं तो उसका पॉजिटिव यूज़ करें ना कि नेगेटिव यूज़ करें। इन यूजिंग दियर डिस्कवरीज, अपनी जो डिस्कवरीज हैं उसका एथिकल यूज़ करें। आइसोलेशन एंड एलिनेशन, कैसे किसी का अलगाव है और एकदम हाँ अलग चीज़ें हैं उसके बारे में। ग्रिफिन इनविजिबिलिटी मेक हिम आइसोलेटेड, जो ग्रिफिन की अदृश्यता है उसको एकदम अलग कर देती है, बोथ सोशली एंड मॉरली, वो सोशली भी समाज से भी अलग हो जाता है और नैतिकता से तो वो अलग हो ही जाता है। मिसयूज ऑफ पावर, अपनी पावर का वो गलत इस्तेमाल करता है। ग्रिफिन्स अनचेक्ड पावर लीड टू हिज मॉरल करप्शन एंड अल्टीमेट फेलर, तो ये ग्रिफिन का जो अनचेक्ड है ना पावर, इसको मॉरल करप्शन की तरफ ले जाता है और उसका वही फेलर का कारण बनता है। कैरेक्टर स्केच, ग्रिफिन कैसा इंसान है, तो ब्रिलियंट है बट एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट मतलब घमंडी है, और ब्रिलियंट तो है ही फिलहाल। अ गिफ्टेड साइंटिस्ट, इतना ज़्यादा गिफ्टेड मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी, इसको भगवान ने बहुत ज़्यादा बुद्धि गिफ्ट की हुई है। वो डिस्कवर्स इनविजिबिलिटी, जो कि क्या डिस्कवर करता है, कैसे अदृश्य होते हैं, लेकिन मॉरल की कमी है जिसकी वजह से वो उसको अच्छी तरीके से बुद्धिमानी से यूज़ नहीं कर पाता। सेल्फिश एंड ब्रेथलेस, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है और निर्दयता है उसके अंदर, क्योंकि वो अपनी पावर को किस लिए यूज़ करता है, क्राइम्स कमिट करने के लिए, और हार्म्स करता है, दूसरों को हार्म पहुंचाता है अपनी पर्सनल गेन के लिए। जैसे कि तुमने देखा होगा कि उसने अपने ही मकान मालिक का घर जला दिया, फिर वो इनमें जाता है और मकान मालिकिन को ही धक्का दे देता है सीढ़ियों से, तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, चोरियाँ भी करता है वहाँ पे। ट्रैजिक फिगर है बेचारा, एकदम परेशान आत्मा है। इज आइसोलेशन एंड इनएबिलिटी टू रीइंटीग्रेट मतलब क्या, दोबारा से वापस जुड़ना, सोसाइटी में वापस से जुड़ नहीं पाता है, जो उसका आइसोलेशन हो जाता है, एक बार अलगाव हो जाता है तो वापस से वो कभी रीइंटीग्रेट नहीं हो पाता सोसाइटी में, ठीक है, और अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। द इन कीपर एंड विलेजर्स, तो इन कीपर कौन है, इन कीपर जो वहाँ की मालकिन होती हैं,
है ना, धर्मशाला की मालिक और मालकिन। क्यूरियस एंड सस्पिशियस, तो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि उत्सुक थे, वो बहुत ही ज़्यादा शक्की थे। देयर इंटरेक्शंस विद ग्रिफिन रिवील्स अ पब्लिक रिएक्शन टू द अननोन, तो इनका जो इंटरेक्शन होता है ग्रिफिन के साथ में, वो ये रिवील करता है कि कैसे उनका पब्लिक रिएक्शन होता है किसी अननोन से, कैसे वो उससे बातें करते हैं। ब्रेव एंड रिसोर्सफुल, बहुत ही बहादुर होते हैं। डिस्पाइट बीइंग ऑर्डिनरी पीपल, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी सामान्य लोग होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो ग्रिफिन है वो पकड़ा जाए और आगे जो है ना वो जो आगे के हार्म करने वाला है उसको वो रोक सकें। ठीक है, एक और कैरेक्टर होता है दैट इज जाफर। ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल होता है जो कि वो उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन ग्रिफिन जो है जो भी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं बॉडी पे उसको रिमूव करने लगता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। मैसेज क्या है स्टोरी का, तो ये है कि स्टोरी जो हमें कन्वे करती है, समझाती है कि आइडिया ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो कैसे एडवांस हो रही हैं। व्हेन मिसयूज्ड, जब वो एडवांस होके उसका गलत प्रयोग किया जाता है तो एक डिस्ट्रक्शन, बर्बादी कर सकती हैं। एंड सफरिंग, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। इट एम्फसाइजेस, ये इस पे बात पे भी जोर डालती है कि जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिल, हमको उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उसके परिणाम हो वो अनएथिकल बिहेवियर के जो परिणाम है उनको हम अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेक्स्ट चैप्टर। इस स्टोरी को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, और ये मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसको सबके पढ़ के एकदम इंस्पायर होते हैं, वो है रिचर्ड एब्राइट की अ क्यूरियस एंड डिटरमाइंड बॉय। ये बहुत ही उत्सुक होता है और दृढ़ बच्चा होता है जो कि एक रिनाउंड, एक फेमस साइंटिस्ट बनता है आगे चल के। दैट चैप्टर ट्रेसेस हिज जर्नी फ्रॉम हिज अर्ली फैसिनेशन, जो अर्ली फैसिनेशन होता है उसका, फैसिनेशन मतलब किसी काम को करना, उसको अच्छा लगना, मोहित होता है वो किसी चीज़ से, तो वो किससे अट्रैक्ट होता है, तो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना उसको ज़्यादा पसंद होता है। टू इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च, और ये इसकी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च होती है बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। एब्राइट परसिवरेंस, जो उसकी मेहनत होती है, जो उसकी उत्सुकता होती है, उसको सपोर्ट करती है उसकी मदर, और यही उसकी क्या करते हैं, सक्सेस का कारण बनता है। ठीक है, यही है स्टोरी में। थीम क्या है, क्यूरियोसिटी एंड पैशन। कैसे पूरे चैप्टर में हम क्यूरियोसिटी देखते हैं, उसकी उत्सुकता देखते हैं, उसका लगन देखते हैं, पैशन देखते हैं कि कैसे वो चीज़ों को कलेक्ट करता है। सक्सेस इन साइंस रिक्वायर्स अ डीप इंटरेस्ट, तो अगर हमें साइंस में सक्सेस चाहिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा डीप इंटरेस्ट भी चाहिए होता है और पैशन भी चाहिए होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें। ठीक है, तो इसीलिए वो रिचर्ड एब्राइट थे, देखा होगा कि वो शुरू से एक डीप इंटरेस्ट वाला काम करते हैं। जो बटरफ्लाइज है उसको पकड़ते हैं, बटरफ्लाइज पकड़ना आई थिंक आसान काम तो नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी मेहनत लगती है उसको पकड़ना, उसको मतलब रखना, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने किया। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इनको, कठिन काम किया और बहुत मेहनत की। एब्राइट्स डेडिकेशन, किस तरीके से वो डेडिकेट हो गए अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए। हाईलाइट द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस इन अचीविंग गोल, कैसे हम लोग परसिस्टेंस होके मतलब किसी काम में लगे रहकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सपोर्ट एंड गाइडेंस, चीज़ों को दिखाया गया कि कैसे सपोर्ट है, जो किसी कोई अगर हमें चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए सपोर्ट और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि चैप्टर में दिखाया गया कि पेरेंटल इंकरेजमेंट, जो उनकी मदर हर चीज़ पे उनको सपोर्ट करती थी और रिसोर्सेज दिया करती थी उनके क्रूशियल रोड्स के लिए, नर्चरिंग, उनके टैलेंट को हमेशा नर्चर कर रही होती है। उनको द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ये वाली बुक खरीद के भी दी होती है उनकी मदर ने उनको, आपको याद होगा तो, है ना, मोनार्क एक्स ऐसा करके कोई इन्होंने दिया था बुक उसको, ताकि वो उसको कर सके, और वो केजी से किंडरगार्टन से उसकी हेल्प कर रही थी। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, पढ़ाई की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस या ज़रूरत जो है। ईच ऑफ एब्राइट्स प्रोजेक्ट टॉट हिम वैल्यूएबल लेसन, जितने भी उन्होंने क्या किए प्रोजेक्ट बनाया उनको एक उससे बहुत ही कीमती लेसन मिला। शोइंग द पावर ऑफ कंसिस्टेंट लर्निंग, कैसे कंसिस्ट होके आप लगातार पढ़ के ना इतने आगे तक जा सकते हो। कैरेक्टर स्केच की बात करें तो रिचर्ड एब्राइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया था यंग एज में लर्निंग को लेकर, और स्पेशली इन बायोलॉजी। किस में दिखाया था, बायोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने सेल को ही डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड, हार्ड वर्क होता है और डिटरमाइंड होते हैं एकदम,
तो परसिस्टेंटली वर्कड ऑन साइंस प्रोजेक्ट्स, हमेशा लगातार किस पे वर्क किया, साइंस प्रोजेक्ट्स पे किया, जो कि एक मेजर अचीवमेंट बन के बाद में सामने आया। इनोवेटिव एंड ऑब्जर्वेंट, चीज़ों को नए तरीके से करना और उनको ऑब्जर्व करना। हिज एबिलिटी टू कनेक्ट आइडियाज़ एंड ऑब्जर्व डिटेल्स लेड टू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस। उनकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो सामर्थ्यता थी कि वो एक आइडिया को दूसरे से कनेक्ट करते थे, चीज़ों को कनेक्ट करना जानते थे कि ये चीज़ है तो अच्छा ऐसा इसलिए होता है, तो इसलिए ना इनको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिला साइंस का। चीज़ों को रिलेट करना अच्छे से जानते थे, हम्बल और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। डिस्पाइट हिज सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा इनके सक्सेस मिलने के बावजूद, एवराइट रिमेन्स एन इंस्पायरिंग फिगर फॉर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन। तो ये लगातार जो है ना डेडिकेशन में लगे रहे और हम्बल थे इस तरीके से। एवराइट की जो मदर थी, यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सपोर्टिव और इनकरेजिंग थी, ठीक है। नर्चर्ड हिज क्यूरियोसिटी बाय प्रोवाइडिंग बुक्स, इक्विपमेंट एंड गाइडेंस, तो हमेशा सपोर्टिव रही हैं और इनकरेजिंग रही है, हमेशा उनको उत्साह बढ़ाया है, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ी और उनको बुक दिलाई और सारे के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी दिलाए थे उनको, जो भी ज़रूरत पड़ती थी, माइक्रोस्कोप्स, लेंसेज, जो भी इनको ज़रूरत पड़ती थी वो सारी चीज़ें वो उनकी मदद प्रोवाइड करवाती थी और फिर उसी वे में उनको गाइड भी करती थी, अच्छा तुम्हें ये काम करना चाहिए। मोटिवेशनल थी, हमेशा जो भी काम वो करता था, जितने भी करते थे लर्निंग जितनी भी होती थी उनकी, जितना भी वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, हमेशा उनको इनकरेज करती थी उस चीज़ के लिए। मैसेज ऑफ द स्टोरी की द चैप्टर एम्फसाइजेस, किस पे जोर डालता है कि अगर सक्सेस चाहिए होती किसी फील्ड में, स्पेशली अगर हमें साइंस में सक्सेस चाहिए होती है, तो ये हमारी क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए और उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क होना चाहिए। तो अगर हमें साइंस में सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना है, क्यूरोसिटी और डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए होता है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, ये भी इस चीज़ पे भी हाईलाइट करता है कि कैसे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। एंड लर्निंग फ्रॉम फेलर्स टू अचीव ग्रेटनेस, कैसे हम अपने जो फेलर्स हैं ना उनसे सीख कर क्या कर सकते हैं, ग्रेटनेस को पा सकते हैं, महानता को प्राप्त कर सकते हैं अपनी जो फेलर्स हैं उनसे चीज़ों को सीख कर। आते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है द नेकलेस। ठीक, नेकलेस की बात करते हैं, ये स्टोरी है, एसेंस ऑफ द स्टोरी, गाय डी मॉपेसन। द नेकलेस इज अ पॉइग्नेंट टेल अबाउट मैटिल्डा लॉयज़ल। तो ये किसके बारे में है, तो ये मैटिल्डा लॉयज़ल के बारे में एक वीमेन है, एक औरत है, डिससेटिस्फाइड विद हर मॉडर्स लाइफ, जो इसकी एक मॉडर्स लाइफ है, मतलब उसके जो पति हैं वो एक नॉर्मल से क्लर्क हैं, तो उसकी वो कमाई से वो खुश नहीं है। सी ड्रीम्स ऑफ लग्जरी एंड सोशल प्रेस्टाइज, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सोशल सम्मान, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी चीज़ें चाहिए होती हैं। टू अटेंड अ ग्रैंड बॉल, एक ग्रैंड पार्टी अटेंड करने के लिए, शी बोरोज अ सीमिंगली एक्सपेंसिव नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, जो दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस लेके आती है जिसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर, बट लॉसेस इट, लेकिन वो उसको खो देती है। मैटिल्डे एंड हर हस्बैंड वर्क टायरलेसली फॉर 10 years टू रिपे हिज द डेब्ट। तो जो मैटिल्डे लॉयज़ल हैं, उसके जो पति हैं, वो एकदम बिना थके हुए 10 साल तक मेहनत करते हैं ताकि उस कर्ज को क्या कर सकें, चुरा सकें, और उस नेकलेस को क्या करते हैं ना, जो मैडम फॉरेस्टियर होती हैं उसको वो लौटा दिया उन्होंने, हीरो का हार, ओनली टू लर्न दैट इट वॉज फेक। द स्टोरी एंड्स विद अ ट्रेजिक विद दैट हाईलाइट द आयरनी ऑफ हर सैक्रिफाइस। बहुत काम करते हैं बेचारे, इवन मतलब कि वो जो मैटिल्डा होती है वो तो एकदम बूढ़ी सी औरत लगने लगती है, लेकिन 10 साल में ही वो एकदम बूढ़ी लगने लगती है। लेकिन जब लास्ट में अपनी दोस्त से मिलती है मैडम फॉरेस्टियर से, तो उसको पता चलता है कि वो जो नेकलेस था वो नकली था, मतलब वो हीरो का नहीं था और इन लोगों ने इसे डायमंड का ही नेकलेस दे दिया था उसके रिप्लेस पे, ठीक है। तो ये तो होती है हैरानी। थीम दिखाती है वैनिटी एंड प्राइड की, मान मर्यादा की, ठीक है। ये मैटिल्डा लॉन्गिंग फॉर वेल्थ एंड स्टेटस लीड्स टू हर डाउनफॉल, जो उसकी चाह थी और ढेर सारी समृद्धि की, संपत्ति की और एक स्टेटस की, वो वही उसके बर्बादी का कारण बनी। द बर्डन ऑफ मटेरियलिज्म होता है जो वस्तुओं के प्रति हमारी चाह होती है, उसी को हम कहते हैं मटेरियलिज्म। तो ऑब्सेशन विद मटेरियलेबल पोजेशंस, उसका जो ऑब्सेशन था, जो उसकी जिद थी किसके साथ, मटेरियल चीज़ों के साथ में,
तो ज़बरदस्ती की सफरिंग, ज़बरदस्ती का उसे सहना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। आयरनी ऑफ लाइफ, लाइफ की ज़िंदगी की विडम्बना क्या थी इसकी थी। द स्टोरीज ट्विस्ट एंडिंग एम्फसाइजेस, जो लास्ट में इसकी एंडिंग होती है वो इस चीज़ पे जोर डालती है कि हाउ अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव एंड हाउ लाइफ कैन बी अनजस्ट, कि कैसे जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट हो सकती है, ठीक है, न्यायपूर्ण नहीं हो सकती है, और जो अपीयरेंस है किसी चीज़ का कैसा दिखता है वो धोखा हो सकता है। चीज़ें कैसे दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो वैसी ही हों। कंटेंटमेंट वर्सेस ग्रीड, कंटेंटमेंट क्या होता है, सेटिस्फिकेशन होता है, तो जो संतोष है और लालच उसके बीच में दिखाता है कि डिटेल अंडरस्कोर्स द वैल्यू ऑफ अप्रिशिएटिंग व्हाट कम्स वन हैज़ रेदर दैन अर्निंग फॉर अनअटेनेबल लग्जरीज, तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे पास है, ना कि उस चीज़ पे जो कि हम अटेन नहीं कर सकते, जिसे हम पा नहीं सकते, ऐसे लग्जरीज पे हमें अर्निंग मतलब क्या होता है, लालसा नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। कैरेक्टर्स की बात करें तो मैटिल्डा लॉयजल जो होती हैं, मैटिल्डा लॉयजल कौन है, बताया ना, जो रहती हैं ब्यूटीफुल सी, डिस्कंटेड एंड वेन, एकदम बर्बाद और एकदम डिस्कंटेडेड मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। फील्स एंटाइटल टू ए लग्जरियस लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हैं और अपनी मॉडर्स्ट लाइफ स्टाइल से नाखुश हैं। प्राउड एंड एम्बिशियस, बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं और महत्वाकांक्षी हैं। बोरोज द नेकलेस टू मेंटेन द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, ताकि वो एक भ्रम दिखा सके कि उनके पास क्या है, पैसा है, संपत्ति है, तो इसलिए वो एक नेकलेस उधार लेती हैं। रिजिलियंट बट ट्रेजिक, रिजिलियंट है मतलब नर्म है, लेकिन ट्रेजिक है कि 10 साल तक वो कड़ी मेहनत करती हैं। शोइंग स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती हैं, डिटर्मिनेशन दिखाती हैं, बट हर एफर्ट्स आर फ्यूटाइल, लेकिन उनके जो जितने भी प्रयास हैं बिल्कुल बेकार है। ड्यू टू द क्रूअल आयरनी ऑफ द नेकलेस वर्थ, क्योंकि जो नेकलेस है उसकी वर्थ तो कुछ होती नहीं है ना, वो फर्जी का नेकलेस होता है। मॉन्सियर लॉयसल इनके पति होते हैं मैटिल्डा लॉयसल के, तो ये होते हैं लविंग एंड सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा लव करते हैं इनको अपनी, और अपनी बीवी का बहुत सपोर्ट करते हैं, ताकि अपनी बीवी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, मैटिल्डा के लिए हैप्पीनेस अपनी सेक्रीफाइस करते हैं। इवन गिविंग अप हिज सेविंग्स फॉर हर ड्रेस, अब मतलब उसको ले जाना था तो उसकी ड्रेस के लिए अपनी जो सेविंग्स है, जो पैसे उन्होंने बचाए हैं, उसको भी वो दे देते हैं। हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तभी उनको क्या होता है ना कि प्रमोशन मिलता है, उसी की खुशी में वो जा भी रहे होते हैं पार्टी में। टेक्स ऑन इमेंस डेप्ट, और बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, और बिना थके वो बहुत सारा काम करते हैं अलॉन्ग साइड मैटिल्डा टू रिपे इट, अपनी ताकि अपने साथ अपनी बीवी के साथ में, ताकि वो चीज़ जो कर्जा उसको लौटा सकें। अनकम्प्लेनिंग, कोई भी कंप्लेन नहीं करते हैं। इंट्योर्स मैटिल्डा कंप्लेंट्स, जितनी भी मैटिल्डा की कंप्लेंट्स होती हैं उनको सब इंट्योर करते हैं, सुनते हैं। एंड मिसफॉर्चून्स विदाउट बिटरनेस, जितनी भी बदकिस्मती होती है सबको बिना किसी कड़वाहट के साथ वो पूरा करते रहते हैं। तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड होती है मैटिल्डा लॉयजल की, वो हैं यहाँ पर, और इनका क्या है कहना, ये जनरस है, अनअज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा उदार हैं, है ना, और अनअज्यूमिंग है। लेंस मैटिल्डा द नेकलेस विदाउट हेजिटेशन, तो उदार हैं और उन्हें बिल्कुल किसी हेजिटेशन की किसको दे दिया, मैटिल्डा को अपना नेकलेस दे दिया। सिंबल ऑफ आयरनी, सबसे ज़्यादा विडम्बना का बड़ा कारण यही है। द रिविलेशन, जब ये रिवील करती हैं, ये बात को खुलासा करती हैं कि नेकलेस की जो ट्रू वैल्यू है, असली वर्थ है, वो बताता है कि हाँ भाई, पूरी स्टोरी में मतलब एकदम सस्पेंस क्रिएट रहता है कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो जो नेकलेस था ना वो नकली था। मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी हमें क्या सिखाती है, तो स्टोरी सिखाती है कि द स्टोरी टीचर्स दैट एक्सेसिव प्राइड एंड मटेरियलिज्म कैन लीड टू अननेसेसरी सफरिंग। जो स्टोरी है वो हमें समझाती है कि जो एक्सेसिव प्राइड है या मटेरियलिज्म है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व करना, किसी चीज़ पे घमंड करना, वो हमें बहुत ही अननेसेसरी, जो जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसी वाली सफरिंग से, ऐसे वाले दर्द से हमें गुजार देता है। इट ऑल्सो वॉन्ट्स अगेंस्ट प्लेसिंग टू मच वैल्यू ऑन अपीयरेंसेस, ये हमें इस चीज़ के लिए भी चेतावनी देता है, जो हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कीमत देते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं,
एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, और किसको ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस देता है कि हाँ ईमानदारी ज़्यादा अच्छी है। एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, और हाँ लाइफ में संतोष जो कंटेंटमेंट है वो रहना कितना ज़रूरी है। द क्रूअल आयरनी ऑफ मैटिल्डा's plight, प्लाइट मतलब दुर्दशा है। तो ये जो इसकी विडंबना है ये है कि एज अ कॉशनरी टेल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसप्लेस्ड प्रियोरिटीज़, ये दिखाती है कि एक कॉशनरी है, एक चेतावनी देती है, ऐसी कहानी है कि कैसे हम जो अपनी प्रायोरिटीज़ है ना उसको मिसप्लेस कर देते हैं। मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और हम उसको ना प्लेस कर देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं ज़्यादा अपनी अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ों में, तो हम उसको गलत कर देते हैं। भोली, हमारा ये जो चैप्टर है भोली काफ़ी इंस्पायरिंग चैप्टर है। और भोली ये A.K. अब्बास ने लिखा है। स्टोरी बताती है एक सिंपल और टिमिड एक डरपोक सी गर्ल है, डरी हुई सी गर्ल है और साधारण सी है जिसका नाम भोली है ना, सिंपलिटन। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है भोली। तो ये स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली है, टोटली नहीं है, हकलाती है, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट के साथ में पैदा होती है डिस्पाइट हर इनिशियल चैलेंजेस, अपनी इनिशियल चैलेंजेस के साथ भी, जिसके साथ चैलेंजेस आते हैं बोलने वाले, इंक्लूडिंग बीइंग मॉक्ड, मतलब इसको मॉक किया जाता है, इसके लिए चिढ़ाया जाता है कि कैसे ये दिखती है, क्योंकि इसके चेहरे पे ना वो स्मॉल चिकन पॉक्स के निशान पड़े होते हैं। एंड स्टैमरिंग मतलब हकलाती है। बोलीज लाइफ टेक्स अ टर्निंग पॉइंट, तो बोली की लाइफ उस टाइम पे टर्निंग पॉइंट लेती है, उस टाइम पे बदलती है जब शी फाइंड्स हर ओन वॉइस, जब उसी खुद की आवाज़ आती है और खुद की करेज आती है, हिम्मत आती है। और कभी आती है द स्टोरी फोकसेस ऑन द थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो ये किसकी स्टोरी है, इस पर थीम्स क्या क्या है दिखाती है कि कैसे उसने खुद को डिस्कवर किया कि वो क्या चीज़ है, कैसे उसके अंदर एम्पावरमेंट आई, कैसे वो खुद ताकतवर बनी। एंड द फाइट अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स, और जो ये सामाजिक वहाँ पे चीज़ें थे, जो एक नियम कानून बने थे, कैसे उसके अगेंस्ट लड़ती है, स्पेशली रिगार्डिंग जेंडर इनइक्वालिटी। जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके ये कैसे लड़ती है उन सब चीज़ों से अकॉर्डिंग, मतलब अगेंस्ट में। वो इनिशियली नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली, पहले उसकी जो फैमिली है ना उसको पूरा नेग्लेक्ट कर देती है ना, कोई उसका लेना देना नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, लेकिन जैसे ही वो पढ़ लिख लेती है, बाय अ काइंड टीचर, एक दयालु टीचर उसको पढ़ा देती है, शी ट्रांसफॉर्म, किसमें बदल जाती है, एक कॉन्फिडेंट, एक एकदम कॉन्फिडेंट लड़की में, सेल्फ अवेयर, जागरूक होती है खुद के प्रति, और एक यंग वुमेन में वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। सी रिजेक्ट्स द प्रपोजल ऑफ अ मैन हु शॉट टू मैरी हर फॉर हर डाउरी, वो एक इंसान को, एक मैन के प्रपोजल को क्या कर देती है, मना कर देती है, जो कि वो कह रहा है कि वो उससे दहेज लेगा शादी करने के लिए। रियलाइजिंग हर वर्थ, अपनी जो वर्थ है, अपनी कीमत है, उसको रियलाइज़ करती है। डेजर्टिंग हर राइट टू चूज़ हर ओन फ्यूचर, और इस बात पर जोर डालती है कि उसको अधिकार है कि वो अपने फ्यूचर को खुद चुन सकती है। तो ये थी भोली की कहानी। थीम क्या क्या है, क्या क्या भोली ये वाले चैप्टर को पढ़ के हमें समझ में आता है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट दिखाई देता है पूरे चैप्टर में हमें। भोली इज ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम अ टिमिड गर्ल, कैसे उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे वो बदलाव होता है कि एक डरी हुई सहमी हुई लड़की रहती है वही एक कॉन्फिडेंट वीमेन में बदल जाती है। तो ये दिखाता है, किसको दर्शाता है, तो जो एजुकेशन की पावर है, ठीक, उसके थ्रू ही वो सेल्फ एम्पावर्ड होती है और उसको खुद का रियलाइजेशन होता है कि वो कौन है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि द स्टोरी क्रिटिक्स किसकी निंदा करती है स्टोरी, तो सोसाइटल नॉर्म्स, कुछ हमारे सोसाइटल रीति रिवाज हैं जिसमें वीमेन को इंफीरियर समझा जाता है, कम समझा जाता है, किसके, एंड सब सर्वेंट, मतलब इस समझा जाता है कि वो किसी की सर्व करने के लिए है, स्पेशली इन मैटर्स लाइक मैरिज, जैसे कि वो मैरिज वगैरह में मैटर्स में उन्हें इंफीरियर समझा जाता था। तो ओवरकमिंग चैलेंजेस, कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम करती है, उनको आगे बढ़ती है। पुलिस स्ट्रगल विद हर स्पीच इम्पेयरमेंट, तो वो जैसे हकलाती थी ना, तो उसका जो स्ट्रगल था, बोलते बोलते उसने क्या किया, उसको ओवरकम कर लिया। चैलेंजेस एंड प्रेजुडाइसेस होता है ना किसी जेंडर को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, पार्टिकुलरली चीज़ को लेकर हेट क्रिएट हो जाना, तो ये थी, तो उसको ख़त्म किया इसने। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझाया गया, क्योंकि जब भोली थी, एजुकेटेड नहीं थी, तो काफ़ी डरी सहमी से रहती थी, लेकिन जैसे ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन मिली उसको, वैसे ही तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है एजुकेशन की, जो कि वंस लाइफ एंड आउटलुक, किसी के देखने का नज़रिया को बदल सकती है। कौन, एजुकेशन। कैरेक्टर्स की बात करें तो जो भोली होती है वो कैसी होती है, टिमिड एंड इंट्रोवर्ट होती है, बिल्कुल बोलना वोलना नहीं जानती, एकदम शाय टाइप की होती है और सहमी हुई होती है।
शुरुआत में देखें तो भोली बहुत ही ज़्यादा शाय होती है, सोशली ऑकवर्ड होती है, मतलब जल्दी बात नहीं करती किसी से, एंड मॉक्ड बाय हर पीयर्स ड्यू टू हर स्पीच इम्पेयरमेंट एंड अपीयरेंस। वो जैसे दिखती थी उसमें हमेशा मॉक किया जाता था, मतलब मजाक उड़ाया जाता था उसका। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा थी और वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। ओवर टाइम आज़ाद ख्याल की थी। वोली गेंस कॉन्फिडेंस, बहुत ही उसको कॉन्फिडेंस आया जैसे ही उसने एजुकेशन को की, उसके साथ साथ उसे कॉन्फिडेंस आया। एंड रिजेक्ट द मैरिज प्रपोजल असर्टिंग हर राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो उसने अपनी लाइफ को ना सम्मानजनक तरीके से, डिग्निटी से जीने के लिए उसने एक मैरिज प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एम्पावर्ड थी क्योंकि स्टोरी के एंड में ना वो बताती है, बोली बिकम्स एन एम्पावर्ड यंग वुमेन हु इज़ नो लॉन्गर विलिंग टू बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर। तो अब बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुकी थी, है ना। और अब यंग वीमेन चाहती थी कि कोई भी उसको ना इन्फीरियर ट्रीट नहीं करे। एक होता है इन्फीरियर और सुपीरियर। ठीक, तो इन्फीरियर जो होता है उसका मतलब होता है कि अपने से कम आंकना, और सुपीरियर होता है अपने से ज़्यादा आंकना। तो वो नहीं चाहती थी कि अब कोई इसको इन्फीरियर ट्रीट करे। दूसरे आते हैं बोली के पिताजी। तो बोली के पिताजी क्या थे, ट्रेडिशनल थे और हैर्स थे, काफ़ी ज़्यादा पारंपरिक थे और हार्श थे। हार्श मतलब क्या होता है, एकदम मतलब कह सकते हो कि कठिन व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं हार्श। इनिशियली ही ट्रीट्स भोली एज अ बर्डन ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस। तो शुरू में वो भोली को ऐसे ट्रीट करते हैं, बर्डन मतलब भार की तरह ट्रीट करते हैं उसको, क्योंकि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसके चेहरे पे पॉक्स के मार्क्स होते हैं, एंड स्टैमरिंग, और वो हकलाती भी थी। ही एक्सपेक्ट्स हर टू फॉलो द ट्रेडिशनल पार्ट टू मैरिंग फॉर डाउरी। और वो ये उम्मीद करता है ना कि जो भोली है वो ट्रेडिशनल जो परंपरा है कि डाउरी के मतलब वो मैरी कर लेगी, तो वो चाहता है कि वही वो फॉलो करे। वीक एंड कम्प्लेसेंट, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कम्प्लेसेंट होते हैं, मतलब एकदम ठहराव वाले इंसान होते हैं। ही फेल्स टू सपोर्ट भोलीज विशेष एट फर्स्ट एंड ट्राइज टू प्रेजर हर इनटू मैरिज फॉर इकोनॉमिक गेन। ठीक है, तो ये भोली की जो विशेष होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसको सपोर्ट करने में फेल हो जाते हैं और फिर उसको प्रेशर करते हैं कि वो शादी कर ले, ठीक है, ताकि उसको इकोनॉमिक गेन हो जाए। भोली's टीचर, भोली की जो टीचर थी वो काइंड और सपोर्टिव थी, बहुत दयालु थी और मददगार थी। द टीचर प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भोली के ट्रांसफॉर्मेशन में, बदलाव में, क्योंकि वो उनको इनकरेज करती है, उसको प्रोत्साहित करती है कि जाओ और एजुकेशन लो, एजुकेशन के लिए, और अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए पहली बार वही उसको बुलती हैं, वही उससे बात करती हैं और उसको दोबारा स्कूल आने के लिए क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं। एम्पैथेटिक एंड प्रोग्रेसिव, तो बहुत ही ज़्यादा दयालु होती हैं स्वभाव की और प्रोग्रेसिव होती हैं। टीचर सीज पोटेंशियल इन भोली, तो वो टीचर को पोटेंशियल दिखाई देता है भोली में और वो उसको नर्चर करती हैं। ठीक है, नर्चर मतलब बढ़ावा देती हैं। शोइंग द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ केयरिंग एजुकेटर्स, और कैसे दिखाती हैं कि एक जो एजुकेटर है अगर वो पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करे तो फिर क्या हो सकता है। मैसेज की बात करें स्टोरी की, और बोली समझाती है, एक पावरफुल मैसेज देती है कि जो भी एजुकेशन है ना वो लाइफ्स को चेंज कर सकता है। शुड नेवर लेट सोसाइटीज प्रेजुडाइज डिफाइन योर वर्थ, तो कोई भी जो सोसाइटी है वो कभी भी सोसाइटी के प्रेजुडाइसेस मैंने बताया कि किसी एक टाइम होता है या फिर एक चीज़ होती है कि जेंडर के प्रति या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो उसमें जेंडर के प्रति एक के प्रति क्या होता है ना, हेट क्रिएट होने लगती है, और एक के प्रति हमें अफेक्शन होता है, तो होता है वो सारी चीज़ें प्रेजुडाइसेस जो हैं। द स्टोरी एडवोकेट्स फॉर वीमेन, जैसे कि ज़्यादा जो सोसाइटी होती है वो प्रेजुडाइसेस दिखाती है मेंस के टुवर्ड्स की, वीमेंस की टुवर्ड कि जो वीमेन है वो इन्फीरियर होती हैं। द स्टोरी एडवोकेट्स फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, तो स्टोरी किसकी वकालत करती है, तो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है। अर्जिंग देम टू असर्ट दियर राइट्स, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में बोलें और अपने डिसीजंस खुद से लें, फ्री फ्रॉम सोसाइटल प्रेशर, कोई भी सोसाइटल प्रेशर ना लें, एंड आउटडेटेड कस्टम्स, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, जो डाउरी वगैरह है उससे आगे बढ़ें, उनसे आउटडेटेड कस्टम्स को फॉलो ना करें। द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचा लिया, जिसने पृथ्वी को बचा लिया, ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं।
द बुक दैट सेव द अर्थ बाय क्लैरियो बॉयको, इसके जो राइटर हैं वो क्लैरो बॉयको हैं। एक कॉमेडी का प्ले है और यहाँ पे ये फ्यूचर में सेटअप किया गया है कब 2147 में। वेयर बुक्स आर बैंड, जहाँ पे बुक्स क्या कर दी गई हैं, बैंड कर दी गई हैं और अब उन्हें खतरनाक माना जाता है। ग्रुप ऑफ टाइम ट्रैवलर्स, एक टाइम ट्रैवलर्स की ग्रुप है, इंक्लूडिंग जैसे कि ओमेगा हो गया, आयोटा हो गया, थिंक टैंक और ओ ट्रेवल्स बैक इन टाइम टू डिस्ट्रॉय बुक दैट दे बिलीव होल्ड्स डेंजरस। तो ये बैक जाते हैं और ताकि वो उस बुक को क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें जो इनके लिए डेंजरस है। However, they want to destroy is actually harmless ना, और बाकी बल्कि बात करें तो जो बुक होती है ना वो एक हार्मलेस बुक होती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। एक नर्सरी की राइम बुक होती है, पोएम की बुक होती है, विच टर्न्स आउट टू बी द की टू सेविंग द अर्थ, जो कि क्या करती है, अर्थ को सेव करने के लिए बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है। द प्ले यूजेस ह्यूमर एंड सटायर, एक तंज कसती है इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स एंड नॉलेज की, कैसे जो बुक्स है ना और उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ट्रेडिशन जो हम बचपन से कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं नानी दादी की, वही सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इवन इन द फेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अगर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं तो भी हम क्या करते हैं, हमको ये वाली बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज हमें रखनी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर स्केच की बात कर लें तो यहाँ हमारा ना, पहले तो हम थिंक टैंक की बात कर लेते हैं। तो ये थिंक टैंक है ना, ये काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, हालांकि ये होता नहीं है और ये दिखता कैसा ना, तो एक अंडे की तरह दिखाई देता है, ओवल स्वीफ की तरह। तो मोस्ट रैशनल ऑफ द ग्रुप, ही बिलीव्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रीजनिंग एंड ही टू डिसमिसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नर्सरी राइम बुक। तो ये नर्सरी राइम बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिसमिस कर देता है। कैरेक्टर ट्रेड्स, थिंक टैंक इज अ पोर्ट्रेट विद अ रिजिड माइंडसेट, इसका बहुत ही रिजिड माइंडसेट होता है। ही यूजेज इज साइंटिफिक नॉलेज, अपनी साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करता है अगेंस्ट द बुक सपोर्टेड थ्रेट एंड इज विश टू बी डिक्लेयर इट यूजलेस। ठीक, जल्दी से जल्दी उसको डिक्लेयर कर देता है कि ये बहुत ही हार्मफुल बुक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एकदम दिखता कैसा ओवल शेप्ड है और इसको ये इसमें हम्प्टी डम्प्टी की पोएम मिल जाती है। ठीक है, तो इनको पता होता है कि इसको ऐसा लगता है कि जो ये बुक है इसमें लिखा हुआ है कि इसको क्या करना है, महर देना है, और इन लोग को अर्थ को पहले से ही पता है कि ये आएंगे और फिर से पहले इनका खात्मा कर दे रहा है। ऊप है, ऊप बहुत ही चाइल्ड लाइक है और सिंपल माइंडेड कैरेक्टर है अमॉन्ग द ग्रुप में बहुत ही सिंपल माइंडेड है। ही इज़ ईजिली इन्फ्लुएंस्ड एंड ही इज़ फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ देयर मिशन। तो सबसे पहले कौन क्वेश्चन करता है कि क्या वैलिडिटी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, सबसे पहले कौन क्वेश्चन करता है, तो ऊप। ठीक है, ऊप इज़ इनोसेंट, बहुत ही बेचारा इनोसेंट है, मूर्ख भी है और कॉमेडिक है। ही इज़ ऑफन कन्फ्यूज अबाउट द मिशन बट इन द एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रियलाइजेशन दैट नर्सरी राइम बुक इज़ नॉट डेंजरस। लेकिन ये बोल देता है लास्ट में कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस बुक नहीं है। His characters add humors and lightness to play and represent the potential for innocence to see truth where others are blind. वो मदद करता है दूसरों को देखने के लिए, सच को देखने के लिए, जहाँ पे दूसरे लोग ना कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं एकदम, जैसे जो थिंक टैंक बोल रहा होता है वही सारे लोग क्या होते हैं कर रहे होते हैं चीज़ों को। थीम ऑफ द प्ले किस पे बेस्ड है, तो वैल्यू ऑफ नॉलेज एंड बुक्स की जो वैल्यू होती है बुक्स की वो क्या है। तो regardless of how simple or how dated they may seem, hold immense value. The nursery rhyme book, which is initially dismissed by the time travelers. तो ये हाईलाइट करता है कि जो बुक है ना बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लग सकती है, दिख सकती है, लेकिन बहुत उनकी इमेंस वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा गहन उनमें ना जो वैल्यू है इसकी कीमत हो सकती है। विच इज़ इनिशियली डिसमिस्ड बाय द टाइम ट्रैवलर्स, जो कि हमें ना टाइम ट्रैवलर्स ने डिसमिस कर दिया था। टर्न आउट टू बी द की टू सेविंग द अर्थ, दिस सजेस्ट दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इवन सीमिंगली ट्रिवियल वंस, मतलब ये शो करता है कि छोटी सी छोटी नॉलेज है जो कि हमें बहुत छोटी लगती हैं, ये आर पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं और हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए अच्छे से संभाल के। द ओवर रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारा जो ज़्यादा निर्भरता है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसको भी दिखाती है कि द प्ले क्रिटिक्स द फ्यूचर सोसाइटीज ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे उनका जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। द टाइम ट्रेवलर्स विद देयर एडवांस नॉलेज बिलीव दैट सिंपल नर्सरी राइम बुक इज डेंजरस एंड आउटडेटेड। तो ये जो लोग हैं साइंस पे इतना ज़्यादा डिपेंड है कि जो बुक में नॉर्मल सी बात लिखी है ना उसको भी काफ़ी खतरनाक समझ लेते हैं। द प्ले ह्यूमरसली एक्सपोजेज द फॉली ऑफ
कैसे जो मूर्खता है कि ट्रेडिशनल सोर्सेज को और उनको ना पढ़ने का, शोइंग हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लाइंड पीपल टू अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, कि जो टेक्नोलॉजी है हम इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि अगर हमारे पास जो अदर फॉर्म ऑफ नॉलेज है ना उसको हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेट कर लेंगे कि हम अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को तो भूल ही जाएंगे। ह्यूमर एंड सटायर एक मजाक है और एक तंज कसता है। थ्रू ह्यूमरस डायलॉग्स एंड सिचुएशन द प्ले सैटिराइज, तो ये प्ले है किसके ऊपर सैटिराइज करता है ना, तो किसको तंज कसता है कि कैसे पीपल जो है ना फ्यूचर में डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बुक्स से एकदम अलग हो जाएंगे, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से एकदम अलग हो जाएंगे और फिर उनकी जो सही की वैल्यू है ना, ट्रुथ वाली वैल्यू है, उसको वो भूल जाएंगे। The comic situation with the time travelers' misunderstanding of the nursery rhyme book highlights how sometimes the most harmless things can be misunderstood and tear. तो ये सब ये है ना एक कॉमिक सिचुएशन जो बनाते हैं कि यहाँ गए थे वहाँ पे टाइम ट्रैवलर्स और नर्सरी राइम बुक को एकदम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे कुछ समय ना जो बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस चीज़ है, बिल्कुल उससे नुकसान नहीं है, लेकिन वो गलत समझी जा सकती है, उनसे डर पैदा हो सकता है। मैसेज ऑफ द प्ले की बात करें तो द सेंट्रल मैसेज ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ इज दैट नॉलेज इवन इफ इट कम्स फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बुक्स। तो ये सेंट्रल मैसेज इसका ये है कि नॉलेज जो कि जो कि किससे आती है, सिंपल बुक से आती है, जैसे कि नर्सरी राइम की बुक्स ही हो गई, हम इसको बहुत सिंपल चीज़ें समझते हैं कि अरे बहुत ख़राब, मतलब बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ है, तुच्छ सी चीज़ है, नर्सरी की राइम कौन पढ़ता है, हैज़ लास्टिंग वैल्यू एंड कैन प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर। इनकी भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती, कीमत होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये किसी के भी फ्यूचर को शेप करने में, बनाने में। द प्ले अर्स नॉट टू डिसमिस ट्रेडिशनल नॉलेज, तो प्ले इस बात पे डालता है कि हमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पारंपरिक नॉलेज है और जो बुद्धिमानी है उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। एंड इट कैन समटाइम्स होल्ड द आंसर्स टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स, और कई बार ये जो पुरानी कहानियाँ हैं ना ये आज मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी, कितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, द प्ले सजेस्ट दैट बुक्स एंड लर्निंग शुड बी वैल्यूड। तो ये प्ले हमें दिखाता है, सजेस्ट करता है, समझाता है कि हमारे लिए बुक्स है और जो उनको पढ़ना है ना वो उसकी कीमत करनी चाहिए। एज दे कंटेन टाइमलेस विजडम ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो ना एकदम टाइमलेस विजडम का पास्ट की जो पुरानी चीज़ें हैं उसको कंटेन करती हैं। थ्रू ह्यूमर एंड सटायर द प्ले कन्वेज दैट पीपल शुड नॉट बी क्विक टू डिस्कार्ड द ओल्ड इन फेवर ऑफ द न्यू। तो इसमें एक सटायर कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो जल्दी है, नए के चलते हमें और ओल्ड को नहीं भूल जाना चाहिए। इंस्टीड देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन, तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें जो पीछे की हैं उनको हमें साथ में लेके प्रिजर्व करके चलना है। इंश्योरिंग दैट द नॉलेज एंड कंटेंट इन बुक्स वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये इंश्योर करता है कि जो बुक में नॉलेज है वो सिंपल है, जटिल है या फिर साधारण है, कॉन्टिन्यू बी चेरिस्ड एंड पास्ड ऑन, तो हमें उन्हें पढ़ते रहना चाहिए और पास्ड ऑन मतलब जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी ट्रांसफर करते रहना चाहिए। इन कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, द बुक दैट सेव्ड अर्थ सर्व एज अ रिमाइंडर दैट इवन द सिंपलेस्ट बुक कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स। ये बताता है हमें कि कैसे, एक रिमाइंडर देता है कि कैसे एक जो सिंपलेस्ट, साधारण से साधारण बुक है वो उसकी कितने ज़्यादा प्रोफाउंड, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। एंड दे होल्ड द पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड इफ़ वी आर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग देयर वैल्यू, और कैसे उनके पास पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा एक कह सकते हैं हमारे पास पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड को भी चेंज कर सकती है। मतलब उन्होंने मार्शियंस के अटैक से हमें बचा लिया, तो फिर वो कैसे वर्ल्ड को क्या कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं, कैसे चेंज कर सकती हैं अगर हम उनकी वैल्यू को समझें तो। ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो पढ़ने के बाद में, देखने के बाद ना चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने में हेल्प मिली होगी, और अब आप जब आंसर्स को लिख रहे होंगे ना तो आपके अंदर ये थॉट्स होंगे, आप इस पर्सपेक्टिव से लिख रहे होंगे, तो आपकी जो राइटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बढ़िया से होके अच्छे से क्रिएटिव राइटिंग बन के आएगी। सो आप एक मेटिकुलसली राइट कर पाएंगे, आंसर राइट कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। लेट्स एंड हियर।